कॉलेज टाइम पे जूडो करती थी, तो मैंने जब फाइट्स देखे यूट्यूब पे कि ये तो ब्लड्स वगैरह सब निकलता है, तो मुझे थोड़ा मुझे लगा इंटरेस्टिंग है तो ट्राई करना चाहिए। तो लेकिन मैं स्टडी कर रही थी, तो पेरेंट्स का एक वो रहता ना कि ये भी कोई स्पोर्ट्स है, ये क्यों करना है। मम्मी तो डर गए थे मेरे रियलिटी शो के टाइम पे ही। तो मुझे किक पड़ी थी, तो मेरे नोज पे ब्लीडिंग हुआ था, तो मम्मी कहती ये कोई गेम है, ये नहीं करनी, कौन शादी करेगा तेरे से ऐसे करके। फिर जॉब के साथ साथ मैंने सुबह जॉब जाती थी और शाम को कभी किक बॉक्सिंग करने जाती थी, कभी रेसलिंग करने जाती थी। तो ऐसा मेरा जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होता गया। आपके फेस पे हम देख रहे हैं कट काफी लगे हुए हैं, स्टिचेस के निशान हैं, तो मतलब फिर भी आपने इसको चुन लिया? मुझे ऐसा लगता है ये जो मुझे कट लगे हुए हैं, ये मेरे हार्डवर्क की निशानी है। तब तो लड़की ही नहीं होती होंगी, आप प्रैक्टिस किसके साथ करते थे फिर? मैं लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी। जब मैंने पहली बार लड़कियों के साथ ट्रेनिंग किया, तो मेरा तो मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ गया था कि अच्छा लग रहा था, क्योंकि लड़कों के साथ ट्रेनिंग करना ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उनके साथ हो, लेकिन एक सेम वेट क्लास लड़की के साथ ट्रेनिंग करना अलग ही लेवल है। लास्ट राउंड में मेरा थोड़ा सा कट खुला था, और लेकिन जब मैं फाइट जीती तो ये वर्थ था। मुझे लगता है ये बहुत वर्थ था वेट करना। एथलीट का सपना होता है, जो मेरा भी है, वर्ल्ड टाइटल, वेस्ट पे बेल्ट चाहिए मेरे को, और जो कि आई थिंक जल्दी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ वरुण भट्ट। आज हम आपको ट्राई सिटी की एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो जज्बाती है, जिद्दी है, लेकिन उसके पंच बड़े खतरनाक हैं। एमएमए फाइटर प्रिया शर्मा, जिसकी मुक्कों की आवाज थाईलैंड विदेशों तक गूंज रही है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनको नाम दिया गया है कैट वुमेन। आखिर ये नाम किसने दिया और जूडो खेलते खेलते कैसे एमएमए फाइटर बन गई? प्रिया, कैसे बन गई जूडो खेलते खेलते एमएमए फाइटर? बस कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एमएमए करूंगी, क्योंकि कॉलेज टाइम पे जूडो करती थी। एक्चुअली इसकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2012 में जब मैं मास्टर्स करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तब मुझे कॉल आया सुपर फाइट लीग चैलेंजेस से, जो कि इंडिया का इंट्रोडक्शन था मिक्स मार्शल आर्ट को लेके। तो उन्होंने बोला कि क्या आप इस शो का पार्ट बनोगे? तो मैंने जब फाइट्स देखे यूट्यूब पे कि ये तो ऐसे फाइट्स है, थोड़ा ब्लडी है, ये ब्लड्स वगैरह सब निकलता है, तो मुझे थोड़ा मुझे लगा इंटरेस्टिंग है तो ट्राई करना चाहिए। तब मैंने रियलिटी शो में पार्ट किया। मैं 3rd वीक में एलिमिनेट हो गई थी, बट मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। तो धीरे धीरे करते, लेकिन मैं स्टडी कर रही थी, तो पेरेंट्स का एक वो रहता ना कि ये भी कोई स्पोर्ट्स है, ये क्यों करना है, गवर्नमेंट का कोई स्पोर्ट नहीं है, ये नहीं है, मत करो करके। बट मेरे को अंदर ही अंदर था कि मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, स्टडी कंप्लीट किया जैसे पेरेंट्स चाहते थे, और फिर जॉब के साथ साथ मैंने सुबह जॉब जाती थी और शाम को कभी किक बॉक्सिंग करने जाती थी, कभी रेसलिंग करने जाती थी। तो ऐसा मेरा जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होता गया। क्या जॉब करते थे आप? मैं IT कंपनी में जेट एयरवेज बैगेज सर्विसेज के साथ काम करती थी, जहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया है। वहाँ तो अच्छी खासी सैलरी होगी। स्टार्टिंग में सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ रही थी। बट मेरा इंटरेस्ट इसी में ही था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। एंड फिर लेकिन अगर मैं इधर रहती चंडीगढ़ ना, तो मुझे करने को नहीं मिलना था, क्योंकि तब उस टाइम पे ना एमएमए चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा था भी नहीं, और लड़कियां पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया, जो उधर भी जॉब कर रही थी, बट फिर साइड बाय साइड सीख रही थी। क्योंकि जब मैंने रियलिटी शो किया था, तो मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि सिर्फ जूडो से तो नहीं होगा, मतलब पंचेस मारने में आने चाहिए, किक्स भी आना चाहिए, मतलब सब कुछ आना चाहिए, तब जाके एक ऑल ओवर एमएमए फाइटर बनूंगी। फिर उसके बाद आई थिंक 2015 में मेरा फर्स्ट मैंने एमएमए एमेच्योर फाइट खेला था, और उसके बाद मेरे को श्योर हो गया था कि मुझे यही करना है, मुझे एमएमए फाइटर ही बनना है। आपके फेस पे हम देख रहे हैं कट काफी लगे हुए हैं, स्टिचेस के निशान हैं। जैसे आपने बोला कि घर वालों ने मना कर दिया था कि ये खून खराबे वाला गेम है, तो मतलब फिर भी आपने इसको चुन लिया? अभी क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है ये जो मुझे कट लगे हुए हैं, ये मेरे हार्डवर्क की निशानी है। आई थिंक हर कोई नहीं कर सकता। अगर हर कोई कर सकता तो आज की डेट में हर कोई एक इंटरनेशनल चैंपियन बना होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ट्रेनिंग करना ही काफ़ी नहीं है, हार्ड भी होना चाहिए, कि क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो मैंने 2012 में पहली बार स्टार्ट किया था, अब जाके मेरा इंटरनेशनल मतलब सफ़र स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो मतलब ये एक दिन का काम नहीं था, मेहनत लगती है। तो ये कट वगैरह तो ये मेहनत की निशानी है। तो अभी तो वो लोग को भी समझ आ गया है। अब तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। कब से आपने शुरू किया और इंटरनेशनल लेवल में कहाँ तक खेल चुके हो? तो मैंने प्रॉपरली अगर कहूँ तो 2016 में स्टार्ट किया था,
क्योंकि जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। 2016 में जब मैंने अपना फर्स्ट एमेच्योर फाइट जीता और फिर मैंने एक कॉल लिया कि जॉब के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने पहला फाइट खेला था तो मैं फाइट तो जीत गई थी बट मुझे बहुत वीक फील हो रहा था, क्योंकि सामने वाली लड़की का पावर बहुत ज़्यादा था। मैं टेक्निक से जीत गई लेकिन अंदर ही अंदर मुझे फील था कि ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि सुबह 6:30 बजे जॉब पे जाती थी, शाम को 6:30 बजे वापस आती थी, फिर 8:30 बजे मैं जिम में लेट हो जाती थी, फिर करते करते मैं 1 बजे घर पे पहुंचती थी। तो मुझे फिर हुआ कि अब तो छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी डिफिकल्ट था कितनी कि कितनी सैलरी वाली जॉब छोड़ के वो आपने इस वाली तो मैंने प्रोफेशन? आई थिंक जो मैंने लास्ट जॉब छोड़ी थी वो उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, दैट वाज 25K। बट मुंबई जैसे शहर में 25K भी ज़्यादा नहीं है, उसमें आधा तो किराया आधा ट्रैवलिंग ही लग जाता है। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि छोड़ देना है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि कोई भी गेम को अप आने में टाइम लगता है। तो मैं लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं क्या करती हूँ, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं था कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि हेल्प करो, है ना। मेरा सवाल भी यही था कि जब आपने ये शुरू किया 2012 में, तब तो लड़कियां ही नहीं होती होंगी, आप प्रैक्टिस किसके साथ करते थे फिर? मैं लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे। तो कभी किक बॉक्सिंग करने किसी जगह जाती थी, रेसलिंग करने किसी जगह जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना एक पर्टिकुलर एमएमए जिम नहीं होता था इधर ट्राई सिटी की अगर बात करूँ तो, इसलिए मैं मुंबई गई थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो फिर वहाँ पे ट्रेनिंग किया और फिर वहाँ पे मैंने जॉब छोड़ दी, मतलब कॉल लिया। फिर 2017 से मेरी रियल जर्नी जो है ना एमएमए की, अगर मैं कहूँगी, जो स्टार्ट हुई है। मैंने 2017 में नेशनल चैंपियन बनी एमएमए में। फिर उसके बाद बीजेजे चैंपियन बनी, बीजेजे भी मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, उसकी ब्राजीलियन जिजुत्सु, उसकी चैंपियन बनी। और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब हुआ कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा ट्राई किया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, बट उस टाइम पे इतना गाइडेंस नहीं था कि कैसे जाना है, और स्पॉन्सरशिप नहीं थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि धीरे धीरे करके जब भी थोड़ा फाइनेंशियल इशू होता था तो कोई जिम के साथ जॉब कर लेती थी, ताकि इनकम भी आती रहे और ट्रेनिंग भी होते जाए। और फिर उस टाइम पे एमेच्योर फाइट्स मैंने आई थिंक 2018 तक बहुत सारे एमेच्योर फाइट्स खेले, और मेरा एमेच्योर रिकॉर्ड रहा है 6 विन 1 लॉस। जो मेरा पहला लॉस था वो जब मैंने कॉल लिया था कि मुझे एमएमए अब परमानेंट करना है, उसके बाद से जर्नी थोड़ा मेरे को विन धीरे धीरे मिलने लगे उस टाइम पे। लेकिन फीमेल फाइटर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब कितनी है इंडिया अब तो काफ़ी हैं, अब तो बहुत सारे टैलेंट आ रहे हैं आगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग ही डिफिकल्ट होती है, एक बार जब एक दूसरे को लोग देखते हैं कि नहीं ये भी कर सकते हैं, तो आई थिंक काफ़ी फीमेल्स आती हैं। अभी तो काफ़ी फीमेल फाइटर्स आ रही है और अच्छी फीमेल फाइटर्स आ रही हैं। कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा है? अभी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर स्टेट से सेम ऐसा ही हाल है, 2 3 4 ऐसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है हर स्टेट टॉप से। 10 में कौन कौन है? हाँ देखो, ऑफ कोर्स हर चीज़, अभी जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, हम जब सोचते हैं कि हमें 9 to 5 जॉब नहीं करनी, हमें लाइफ में कुछ हटके करना है, तो हम लोग बड़ा सोचते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही सोचना है कि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी सोच सीमित नहीं है कि मुझे एक फाइट जीती तो मुझे बैठ जाना है। मेरा भी ऐसा कि मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये गेम बहुत पॉपुलर होने वाली है और ये पॉपुलर होएगी ही। और अगर आप जैसे कहते हो कि हर स्टेट को टॉप 10 बताओ, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एमएमए फाइट्स एक ऐसी चीज़ है, कोई इंसान अभी यहाँ पे है ना, कोई संस्था रैंकिंग करती होगी इंडिया में? संस्था रैंकिंग, ऑफ कोर्स रैंकिंग ना, एक जैसे शेयरडॉग करके और टैपोलॉजी करके एक साइट है जिसमें हर फाइटर्स का रिकॉर्ड डलता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइट खेली है तो ऑटोमेटिकली उसमें रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रैंडम है, उसी में आपको रैंकिंग दिखने लग जाएगी। तो आई थिंक मैंने जब लास्ट टाइम अपना चेक किया था तो मेरा एशिया में 14th रैंक है। ओके। हाँ जी, मैंने जो अभी लास्ट टाइम चेक किया था, अभी फिर से अपडेट हुआ होगा, वो किसको मुझे हरा मालूम के नहीं। आप 14 रैंक पे? अभी ये जो मैंने लास्ट फाइट करी उसके बाद मेरा 14th रैंक हो गया है। कहाँ पे किया ये लास्ट एशियन, फाइट? ये जो दुबई में खेला था मैंने। ओके। तो मैंने जब भी लास्ट चेक किया था, अभी तो ये, लेकिन ये अपडेट होता रहता है। इंटरनेशनल लेवल की कौन सी बड़ी एमएमए फाइटर को आपने मात दी है? इंटरनेशनल तो अभी फिलहाल मैंने 2 फाइट्स खेले हैं थाई ओपोनेंट्स को, जिनको फर्स्ट राउंड में मैंने अभी जब लुम्पिनी स्टेडियम में जब मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया था, जब उससे पहले कोई भी फीमेल एथलीट लुम्पिनी स्टेडियम, मतलब एक लुम्पिनी से पहले मैं बताना चाहूँगी, लुम्पिनी स्टेडियम जो है वो बहुत ही हिस्टोरिक स्टेडियम है, जहाँ पे मतलब लोगों का सपना रहता है कि यहाँ पे जाके फाइट करें, क्योंकि जो मुay थाई है वो थाईलैंड का नेशनल स्पोर्ट है, और काफ़ी लोग वहाँ पे जाके फाइट करते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके फाइट करूँगी। मतलब इंडियन पहली वुमेन आप? हाँ जी, वहाँ पे फर्स्ट इंडियन मैं ही हूँ जिसने वहाँ पे जाके खेला भी है और जीता भी है। तो मेरे लिए तो वो बहुत प्राउड वाली बात है, क्योंकि मैंने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने 2019 में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं जॉब कर रही थी, और जब मैंने मेरा फर्स्ट प्रो फाइट जब डिसाइड हुआ था 2019 जनवरी में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे फाइट करना है।
तब मैंने उस टाइम पे मेरा फाइट कैम्प जो है वो मैंने अखाड़े में किया था, चमकौर साहिब में। यादविंदर सिंह वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, तो उसने मुझे बोला था कि तू यहाँ आके ट्रेनिंग कर सकती है। एमएमए फाइटर हैं वो भी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मतलब वो अपने पंजाब के फाइटर हैं वो? हाँ जी। तो मैंने मेरा जो फर्स्ट प्रो फाइट एमएमए का जो ट्रेनिंग कैंप था वो मैंने चमकौर साहिब में उधर किया था। मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि आप लड़कों के साथ फाइट करते थे, मतलब आप कोच यादविंदर के साथ और जो बाकी लड़के हैं उनके साथ फाइट करते थे? हाँ जी, वहाँ पे उन लोगों ने प्रिपेयर किया था। उन्होंने मुझे मतलब इतना आसान नहीं है, अगर आप एमएमए में ट्रेनिंग देखोगे तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आप लड़का लड़की की स्ट्रेंथ पे भी डिफरेंस रहता है। लेकिन एमएमए एक ऐसी चीज है ना, जब आप टेक्निक सीखते हो, टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आप उसको नहीं हरा सकते। मैं इसी चीज पे आने वाला था कि हमारे इंडिया में ये टेक्निक है, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत सी है ना इस चीज को बढ़ावा मिलता है, काफी बड़े लेवल पे होती है ये। यहाँ पे ना अभी अगर मैं 2012 की बात करूं और अब 2022 में हूँ, एमएमए बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को एमेचर फाइट्स खेलने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, और अब तो बहुत सारे प्रमोशन हो गए हैं, मतलब जो यंग एथलीट्स को चांस देते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि स्पोर्ट ग्रो हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट ग्रो होगा तो हम लोग को पहचान बहुत जल्दी मिलेगा, लोगों को समझ में आएगा, गवर्नमेंट को समझ में आएगा, आसपास लोगों को समझ में आएगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे, इसमें भी मेहनत लगती है, और हम भी मतलब देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे ये एक दिन का हार्डवर्क नहीं है, आपको सालों साल लग जाते हैं। कोई पूछता है, जैसे मेरी मम्मा बोलते हैं तेरे को और कितने साल चाहिए ये करने के लिए, मैंने बोला ये कोई पढ़ाई नहीं है कि मैंने 2 साल करी और तीसरे साल में मैं टॉप कर जाऊंगी। एक एथलीट की लाइफ जो है वो एवरीडे, हम लोग का एवरीडे स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि एक साल में मैंने ट्रेनिंग किया तो अगले साल में चैंपियन बन जाऊंगी। कभी कभी हार भी देखनी पड़ती है, और कभी कभी तो ऐसा ब्रेकडाउन भी होता है कि शिट मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मैं हार गई। और जब मेरे को अभी भी याद है, मैं जब भी मेरा फर्स्ट प्रो फाइट हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैंने फाइट पहले भी किया था, बट एक प्रेशर होता है कि शायद मैं नहीं कर पाई तो अगर प्रो फाइट में राउंड ज्यादा होते हैं शायद, 5 उसका टाइमिंग अलग हो जाता है। एमेचर फाइट में 3 मिनट्स के 3 राउंड रहते हैं, प्रो फाइट में 5 मिनट्स के 3 राउंड रहते हैं। लेकिन अगर आप चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट कर रहे हो तो 5 मिनट्स के 5 राउंड रहेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट प्रो फाइट था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हार गई तो मम्मी बोलेगी बैठ जा घर पे, ये क्या रखा, जॉब भी छोड़ दिया, इसमें भी तो कर नहीं पाई। तो वो चीज़ में डर था। मैं फाइट जीत गई थी, मैं बहुत नर्वस होकर खेली थी फाइट, बट मैं फाइट जीत गई। और फिर लकीली वो टाइम पे मुझे एक इंटरनेशनल जिम है थाईलैंड का, फेटेक्स फाइट टीम करके, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप यहाँ पे आओ, ट्रेनिंग करो और ट्रायल्स दो, अगर हमें पसंद आएगा तो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की है स्टैम्प फेटेक्स करके, शी इज़ लाइक वर्ल्ड चैम्पियन। तो एक सपना था मेरा कि मैं भी किसी वर्ल्ड चैम्पियन के साथ ट्रेनिंग करूं करके, और मैं उसको फॉलो कर रही थी एज अ बीइंग अ गर्ल। मुझे भी चाहिए, हम लड़कियों चैम्पियन को फॉलो करते हैं कि कौन आपके वेट क्लास में है जो आगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे को जैसे ही पता चला कि उन लोगों ने मुझे बुलाया तो मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल डबल हो गया, क्योंकि फर्स्ट प्रो फाइट के बाद सडनली आपको कोई बोल रहा है कि आप ट्रायल्स दो, और उस टाइम पे इंडिया की कोई भी लड़की इंटरनेशनल जिम से स्पॉन्सर नहीं थी। तो मैं जब वहाँ पे गई, जब मैंने पहली बार लड़कियों के साथ ट्रेनिंग किया, तो मेरा तो मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ गया था कि अच्छा लग रहा था, क्योंकि लड़कों के साथ ट्रेनिंग करना ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उनके साथ हो, लेकिन एक सेम वेट क्लास लड़की के साथ ट्रेनिंग करना अलग ही लेवल है। आपको पता चलता है कि वो टेक्निक उस पर वर्क करेगी नहीं करेगी फाइट से पहले, है ना। मतलब जब आप यहाँ पे लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते थे, थोड़ी हिचकिचाहट, वो नर्वसनेस, ये वो चीज हिचकिचाहट तो देखो मुझे कभी नहीं हुई ट्रेनिंग करने से, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ माइंड में बना ली था कि मुझे प्रोफेशन चूज करना, तो मुझे पता था कि मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग करना ही है। बट एक रहता ना कि आप जब किसी लड़की के साथ फाइट करने वाले हो, है ना, आप सेम वेट क्लास, जैसे मान लो मेरा वेट 56 है और अगर मैं, मेरी जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो भी 56 है, तो एक सेम स्पीड रहता है, सेम स्ट्रेंथ रहता है, तो आपको पता चलता है कि जो टेक्निक मुझे फाइट में कंपैरिजन आपको करना आसान हाँ, तो मुझे पता है कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़कों के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो जैसे कुछ कुछ चीजें नहीं कर पाते, तो कभी कभी मेंटली ब्रेकडाउन भी होता है कि शक्ति से हो क्यों नहीं रहा। मतलब इसका ये नहीं है कि उनके साथ ट्रेनिंग करना खराब है, उनसे मेरे तो अभी भी ट्रेनिंग पार्टनर लड़के ही है, लड़कियां तो अभी भी बहुत कम है। तो जब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था ना फेटेक्स में, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी। तब मैंने वहाँ पे अपने फर्स्ट मुआय फाइट भी जीती। फिर मैंने श्याम कप करके था, आई थिंक उस टाइम पे भी इंडिया की कोई भी लड़की नहीं थी जिसने श्याम कप बीजेजे में पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे मेरा 2 मेडल आए थे, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात, ये 2019 की बात है जब मैंने पहली बार फेटेक्स टीम ज्वाइन की थी। प्रिया शर्मा को कैट वुमेन उसके बाद नाम मिला, और ये किसने दिया नाम? कैट वुमेन तो एक्चुअली जब हर फाइटर्स का ना कुछ कुछ नाम्स रहते हैं,
तो मेरे को था कि मैं क्या नाम रखूं करके। अच्छा, खुद ही रख लिया। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे सुपर हीरोज और ये सब बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई कैटवुमन, क्योंकि कैटवुमन टेक्निकल थोड़ी चालाक होती है, थोड़ा सा मतलब नाप तोल की चीजें करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैटवुमन नाम रखूं। तो फिर मैंने इसलिए कैटवुमन अपना नाम रखा, और आई थिंक थोड़ा यूनिक भी है, लोगों को थोड़ा एक्साइट करता है नाम, क्योंकि हर चीज मैटर करती है। आप कैसे फाइट करते हो, कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं जिनको फॉलो किया, तो उनके जब मैं नाम सुनती हूँ तो मतलब नाम में ही थोड़ा एक दम होता है ना, जब आप किसी फाइटर के बारे में अरे यार इसका नाम पर ट्राई सिटी वाले आपके दोस्त तो आपको मर्दानी और दंगल गर्ल ऐसे बुलाते होंगे, क्योंकि आप तो पहले जुडो खेलते थे, या आप मोहल्ले में भी लड़कों को पीट देती थी अगर कोई आता था? अरे है कुछ ऐसे? ये क्वेश्चन तो बहुत लोग पूछते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मैं एमएमए फाइटर तो मैं हर किसी को पीटती बनने रहती से हूँ। पहले? नहीं, मैं कभी नहीं पीटती थी। हाँ, बट मैं लड़कों के बीच में ज्यादा रही हूँ, मेरे लड़के फ्रेंड्स ज्यादा होते थे, क्योंकि मैं कबड्डी भी खेली हुई हूँ। मतलब ऐसे नहीं, प्रोफेशनली नहीं, बट मैंने कोई गेम नहीं छोड़ी। मैंने रेसलिंग भी खेला है, मैंने बॉक्सिंग भी खेला है। मुझे ना नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत, आई थिंक मैं ये कहूँगी कि मुझे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट था, बट मेरे को रियलाइजेशन नहीं था कि मुझे। घर में कोई और है जो स्पोर्ट्स करता है? कोई आर्मी में, कोई किसी चीज में, जो आपको ये शौक है, या खुद ही? मेरे डैड आर्मी में थे, बट उसके अलावा आई थिंक हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है जो स्पोर्ट्स में है। आई थिंक मैं ही हूँ। उनसे इंस्पायर होके कि वो भी बड़ी गन्स और ये सब चीजें? सी मैं अपने पापा से इंस्पायर हुई हूँ, लेकिन पापा से ये स्पोर्ट्स में आने के लिए इंस्पायर नहीं हुई हूँ। बट मेरे पापा ने मुझे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा, मेरे जो डैड है वो मेरी बैकबोन है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खुल के ट्रैवल करना, इतना अपने ड्रीम्स को पूरा करना कर मदर पाती। डांटती थी? हाँ, मम्मी जो डांटती है, मम्मी तो हर किसी की मम्मी पॉसेसिव होती है थोड़ी सी। और अगर मैं 2012 की बात करूँ तो इतना सेफ भी नहीं होता था रात को ट्रैवल कर। अब तो उबर आ गया है, कितनी सारी चीजें आ गई है, तो बट उस टाइम पे ट्रैवल वगैरह करना बहुत मुश्किल होता था। एंड देन मदर का क्या रहता था कि ये कट वगैरह पड़ जाएंगे थोड़ा सा, फिर शादी, या कुछ ऐसे चीजें बोलते थे कि ये शक्ल खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ? मम्मी तो डर गए थे मेरे रियलिटी शो के टाइम पे ही। रियलिटी शो के टाइम पे जब मेरा फाइट हुआ था ना, मैं पहले राउंड में नॉकआउट हो गई थी, मतलब एकदम अनकॉन्शियस हो गई। तो मुझे किक पड़ी थी, तो मेरे नोज पे ब्लीडिंग हुआ था। ओके। तो मम्मी कहती ये कोई गेम है, ये नहीं करनी, कौन शादी करेगा तेरे से ऐसे करके। मैंने बोला शादी जिसको करनी होगी ना वो शक्ल देख के नहीं करेगा, ठीक है, वो आपकी सीरत देख के करेगा, आपकी कामयाबी देख के करेगा, और आपके नेचर देख के करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब वो फिर भी वो डायलॉग काफी सालों तक चलता रहा, और अब वो डायलॉग शांत हो गया है। अब उनको नहीं टेंशन रहती कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अभी वो एकदम शांत है इन सब चीजों में। उल्टा मेरे को मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा प्रिया, एक चीज बताओ, जैसे केज में जब फाइट होती है तो हम जैसे देखते हैं डेडली लॉक वगैरह काफ़ी लगते हैं, और पंचेस फेस पे, और आपका हमने रिसेंटली एक वीडियो भी देखा, आपका ये फटा पड़ा था, फिर भी लड़ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो मतलब ये चीज़ें मतलब दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हो? जो लड़कियां हैं आपको देख के और भी इंस्पायर होती होंगी, या जाते होंगे आप जिम में, कैसे ये चीज़ सब, मतलब क्या रहता है तब? देखिए जब मुझे पहली बार कट लगा था ना, ये तो मुझे लास्ट फाइट में लगा था, जब मैंने लुम्पिनी में, जब मेरा फर्स्ट फाइट था मुay थाई, तो मैं फाइट खेल रही थी, मेरे को लास्ट राउंड में आई थिंक 2 मिनट रह गए थे, तो मुझे एल्बो पड़ा था मेरे लेफ्ट आई पे, और पूरा खुल गया था। बट उस टाइम पे मैं हल्का सा रुकी, बट मेरे पीछे से मेरे कोच ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, चल आगे। तो मैंने बस हल्का सा थोड़ा सा गर्दन हिलाया ताकि खून आंखों पे ना आए, और मैं खेली। और पता नहीं कि मुझे उस दिन ऐसे रियलाइज हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे को नहीं रोक सकता, मतलब ये कट तो कुछ भी नहीं है। और मुझे दर्द भी, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था जब वो लगा ना। शायद वो एक इंटरनल रहता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, ये क्या कट मुझे रोक लेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मुझे किसी ने सिखाया है, ये मतलब पता नहीं अंदर से ही हुआ। मैं ऑफ कोर्स मैं इतना प्रिपेयर नहीं थी कि इतना बड़ा कट लग जाएगा, ऑनेस्टली बोलूं तो। कितने स्टिचेस आए थे? 10। मेरे लेफ्ट आई पे 10 है, इधर 8 है, और नीचे 2 है, और इधर तो 4। ओके। हाँ, ये फिर जब उस पे स्टिचेस लगे थे, और मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मुझे रुकने का मन नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। ये तो आई थिंक गेम का पार्ट है, लग सकता है, लगता नहीं लगता, बट मुझे तो करना ही है, ये मेरा माइंडसेट है। ये जो, और मेरा जो राइट आई वाला है, ये तो बहुत ही, मतलब ये जो मेरा लास्ट फाइट था दुबई में, मैट्रिक्स फाइट नाइट पे, मैं मंडे को ट्रैवल करने वाली हूँ, और फ्राइडे को मेरे को कट लग गया ट्रेनिंग में।
तो ओके। हाँ ट्रेनिंग में तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ करके, तो हम लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल गए और उन्होंने मेरे को 4 स्टिचेस लगाए और वो उन्होंने बोला कि पानी नहीं लगना चाहिए। अब मेरे को ट्रेनिंग करना था, मुझे वेट कट करना था, तो मेरे कोच ने, मेरे टीममेट्स ने वॉरियर कोव में जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी गुड़गांव में, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तू कर लेगी। और मेरे को अंदर से मेरे को था कि मैंने इतना मेहनत किया, 2 महीने में फाइट कैम्प कर रही हूँ और मैं एंड मोमेंट में कैसे बैकआउट कर लूँ। तो मैंने क्या किया कि ऑफकोर्स किसी को पता ना चले, आप अपनी वीकनेस नहीं बता सकते ना कि आपको लगी हो ऑलरेडी। तो मैंने जब ट्रैवल करती मैंने टोपी पहन के घूमा, इसको हाइड करा, मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया थ्रू आउट द जर्नी जितनी देर हम दुबई में थे। लेकिन फिर जब लास्ट डे था, अगले दिन फाइट था, तो हेयर स्टाइल बनाने वाले आने वाले थे ना, तो मैंने फिर स्टिचेस निकाले एक दिन पहले फाइट से। मैंने 4 स्टिचेस मेरे फ्रेंड ने निकाले और फिर अगले दिन ऐसे मैंने बैंडेज लगा रखा था। उन्होंने पूछा ये क्या, मतलब कुछ नहीं, इन्फेक्शन ना फैले इसलिए लगा रखा है, ऐसे ही थोड़ा सा हो रखा था। और जब मेरा फाइट हुआ तो मैंने बहुत ही नाप तोल के खेला ताकि ये खुले ना, क्योंकि अगर आपका कट खुल जाएगा ना और ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है तो डॉक्टर स्टॉप कर देता है। कट लगना अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू अगर होता है तो मुझे डर था, तो मैंने ना लास्ट राउंड में मेरा थोड़ा सा कट खुला था। और लेकिन जब मैं फाइट जीती तो ये वर्थ था, मुझे लगता है ये बहुत वर्थ था वेट करना। तो एट द एंड जब आप जीत जाओगे, ये चोट वोट कुछ भी नहीं है, ये तो सब एक्सपीरियंस है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे कोचेस और आप विदेश में भी गए ट्रेनिंग लेने, आपको स्पॉन्सरशिप भी आई, तो कोई फॉरेनर कोच अभी रिसेंटली जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो यहाँ इंडिया में, या अब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलता है आपका? सी मार्शल आर्ट में ऑनलाइन कोचिंग तो वर्थ नहीं है, यूनिट आपको मतलब ट्रेनिंग पढ़ना टेक्निक्स चाहिए। का हाँ, जैसे तो अभी इंडिया में मैं अश्विन हुन हैं वॉरियर कोव के गुड़गांव में, उनके अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ। और थाईलैंड में मेरे कोच हैं डीजे जैक्सन, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ, जहाँ पे अभी मैं ट्रैवल भी करने वाली हूँ दोबारा से, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करती हूँ। तो ये 2 कोचेज हैं मेरे अभी फिलहाल जिनके अंडर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ आपने लिखा है किसी को, या आपके एसोसिएशन की तरफ से कि? मैंने अभी तक मैंने ट्राई किया था 1-2 बार स्पॉन्सरशिप के लिए। मेरा यहाँ पे 1-2 बार रेडियो वगैरह में 1-2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिए थे। जब मेरा 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एशियन गेम्स के लिए, बीजेजे के लिए, तब नई नई गेम बीजेजे मार्शल आर्ट का ही फॉर्म है ब्राजीलियन जिu-जित्सु, जो उसमें नाम आया था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं सिंगापुर गई थी ट्रेनिंग करने के लिए। तब मैंने 2-3 बार अपने आसपास के जो हमारे हेड होते हैं उन लोगों को पूछा था कि आप स्पॉन्सर करेंगे, तो उन्होंने तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर मैं अपने पैसों से ही सिंगापुर गई थी थोड़ा सा ट्रेनिंग वेनिंग करने के लिए, कि एशियन गेम्स बहुत बड़ी बात है, तो मुझे था कि मुझे जाना चाहिए। बट फिर उसके बाद एशियन गेम्स कैंसिल हो गया, एंड देन फिर मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि पैसे भी खुद के खर्च करे और एशियन गेम्स भी कैंसिल हो गया। बट गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया। मैंने कोशिश करी कि मैं बताऊं कि मैं ट्राई सिटी की फर्स्ट फीमेल एथलीट, जो कि आई थिंक बहुत बड़ी बात है। अगर हर कोई कर रहा होता तो बात अलग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलना चाहिए, एक और एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए अगर मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ। बट ऑनेस्टली मैंने कभी भी स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी, मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए या कुछ चाहिए। अगर मुझे ऐसा कुछ होता तो आज की डेट में मैं इतना हार्डवर्क करके यहाँ तक तो नहीं पहुँचती थी। बट ऑफकोर्स अगर सपोर्ट मिलेगा तो शायद जहाँ तक मैं अभी पहुँची हूँ इससे ज्यादा मैं आगे पहुँच सकती हूँ, मुझे ऐसा कितने लगता है। घर वालों के कितने पैसे अब तक खर्च हो गए? क्योंकि बहुत कॉस्टली गेम है ये, हाँ, घर क्योंकि वालों आपने जॉब भी छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिपेंडेंट थी अपने घर वालों पे। मेरे कुछ सेविंग्स भी थे और मैं साइड बाय साइड ट्रेनिंग भी देती थी। ओके। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत तो अगर मुझे अपने घर वालों को प्रूफ करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं उनसे हर बार पैसे मांगूंगी वो तो अगले दिन घर पे बिठा देंगे ना। तो ऐसा नहीं था कि मैंने हमेशा उनसे पैसे, मैंने कभी उनसे इतने पैसे नहीं लिए। मैंने आई थिंक 2017 में जब जॉब छोड़ी थी, उसके बाद पहले कुछ दिन तो मेरा सेविंग से चलता रहा, एंड देन उसके बाद फिर मैंने कुछ पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह लेना शुरू किया। इनकम आता था, बट ये था कि जितना इनकम आता था उतना खर्चा ही हो जाता था, तो सेविंग तो नहीं होती थी। बट कुछ कुछ चीज़ों में ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट के बिना तो नहीं होना था। बट मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ है, अगर यहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ तो मैं आगे भी पहुँच सकती हूँ। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो एक जुनून होता है ना, और एक जो हार्ट होता है, और एक ज़िंदगी में कुछ करने की चाह होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अब वुमेन एमएमए फाइट में आपने टारगेट क्या रखा हुआ है कि ये चीज़ अचीव करनी है? एट दी एंड हर एथलीट का सपना होता है, जो मेरा भी है, वर्ल्ड टाइटल, वेस्ट पे बेल्ट चाहिए मेरे को, और जो कि आई थिंक जल्दी होगा। और आई थिंक मोस्टली नेक्स्ट ईयर मैं जो मैट्रिक्स फाइट नाइट में भी खेली थी वहाँ पे बेल्ट के लिए ही फाइट करने वाली हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऑफ कोर्स वही एक स्टॉप नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी मुझे जो इस दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमोशंस हैं, मेरा वही टारगेट है वर्ल्ड टाइटल लेना।
और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे में, मुझे लगता है कि मेरे में वो बात है, वो एक हंगर है, और कि वो कहता है ना जिसे कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ ना वो मैं करके ही रहती हूँ, चाहे वो कैसे भी कर लूँ। और हार्ड वर्किंग तो मैं हूँ, और उसका कोई डाउट नहीं है। पहले मैं अंडर एस्टिमेट करती थी खुद को, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को खुद नीचे गिराना है। अपने आप को एक लेवल ऊपर सोचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, बट एक लेवल पे रहना चाहिए कि अपने ऊपर भरोसा रहे कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो। और क्योंकि वही एक चीज़ है, वही एक हंगर है जो आपको पुश करती है आगे, कि मुझे आगे एक वर्ल्ड टाइटल जीतना है। जी, हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टाइटल के लिए। थैंक यू। जी, तो ये थे हमारे साथ प्रिया शर्मा, जिनको ट्राई सिटी की कैट वुमन के नाम से जाना जाता है। ये मर्दानी है, लेकिन जब रिंग में उतरती हैं तो इनके पंचेस के आगे बड़ी बड़ी वुमेन फाइटर ढेर हो जाती हैं। सवाल ये भी है कि ट्राई सिटी की पहली वुमेन महिला MMA फाइटर प्रिया शर्मा अभी भी प्रशासन से कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठी हैं कि उनको कोई ना कोई मदद जरूर होगी, जिससे वो वर्ल्ड लेवल पर नाम रोशन कर सकती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से वीडियो जर्नलिस्ट अमित और हरजिंदर के साथ वरुण भट्ट।